अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, कराची सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा, मुतादिद तकारीब से खिताब किया, मेल मुलाकातें की, नए इत्तेहाद की खबरें। पीपल्स पार्टी पर बिजलियां गिरा सकती हैं। मुत्तहदा GDA और नून लीग अगर एक पेज पर आ गए तो सिंध के आइंदा इंतखाबी नताइज क्या होंगे? आसिफ जरदारी सिंध को बचाना चाहते हैं तो कोई नई सियासी चाल तो चलनी होगी। वो चाल क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और इलेक्शन के लिए गठजोड़ से पहले इंतखाबी इस्लाहात मंजूर हो गई हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में मुंतखब हुकूमत के अहम इख्तियारात की शमूलियत पर दीगर जमातों ने एतराज उठा दिया है। पाकिस्तान की 15वीं असेंबली 2018 से अब तक इलेक्शन इस्लाहात बिल मिलाकर 210 बिल्स मंजूर कर चुकी है। सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किस जमात को, किस सूबे में होगा? ये मामला अहम है। शेख रशीद कह चुके हैं कि सेक्शन 203 में तरमीम आइन और कानून और इंसाफ की इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी का भी ये शिकवा है कि तहरीक इंसाफ को नजरअंदाज कर दिया गया है इस्लाहात बिल के मामले पर। दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई है। रावी और सतलुज के किनारे कहीं कहीं सैलाब आ चुका है तो कहीं आने वाला है। नदी नालों में तुगयानी है। बहरा घर बार बह भी जाए तो भारी भरकम बिल तो देना होंगे। गरीब आदमी मारा जाएगा। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे तज्जियाकार हमारे साथ शामिल हक साहब। आज जो डेवलपमेंट चल रही है, वजीर आजम मौजूद हैं कराची में, बहुत मसरूफ दिन गुजार रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज चल रही हैं। होने क्या वाला है, क्या मैसेज देने के लिए गए हैं और कराची जाने का मकसद क्या था? देखिए, पहले तो जब भी आपने बात की इंतखाबी इस्लाहात का बिल, वन लाइनर तो उस पर ये है सलमा के जो के टेकर्स को प्लान किया गया था कि एम्पावर करना है कि वो इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन को इंश्योर करेंगे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करेंगे। उसमें तो आपने देखा कि हुकूमत सॉरी करके पीछे हट गई। तादियों ने कहा, किसने कहा, बहरहाल वो तो मामला दूर चला गया। अब अगला सवाल है, छोटी मोटी चीज़ें उसमें आएंगी, वो तो वो कहते हैं प्री पोल रिगिंग के हवाले से जो कुछ करना है अभी कर लें, आप बाद में नहीं हो सकती। असल सवाल ये जो आप पूछ रहे हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे। अभी एक तो ये है कि जी आपने देखा कि इलेक्शन बोर्ड में सब जा रहे हैं। अब उनको ख्याल आ रहा है कि जी हमें जल्दी से जाके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना चाहिए, लेकिन ये सलमा टाइम जो है ना, ये फीता कटिंग का टाइम है, तख्तियां लगाने का नहीं है। अब तो ये है कि आखिरी साल में तो आप प्रोजेक्ट बना के दे रहे होते हैं। अब ये कि चलें, एक तरफ कल भी मौलाना साहब को खुश किया, फजल रहमान साहब को, डेरा इस्माइल खान गए, कुछ प्रोजेक्ट का ऐलान किया, आज यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। असल बात यह है कि जिस तरह उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का शुरू किया, GDA के लोगों से मुलाकातें की, MQM के लोगों से मुलाकातें, वो एक जिसको कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के लिए सिंध सलमा उनकी एक्लीज हील है। देखें, वो दूसरे अल्फाज में कहते हैं उनके दुम पे पाँव लाने वाली बात है। इस स्टेज पे जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, सिंध किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी खाली नहीं करेगी। लेकिन अब अगले इलेक्शन में तय हो गया कि दो बड़ी पार्टियां PTI पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के हरीफ होंगे। अब इनका ये ख्याल है कि जी सिंध में जो कासिम के अब्बा ने कहा था मैं जाऊंगा डेंट डालूंगा, वो तो मामला दूर चला गया। सूरत हाल उनके बारे में अभी अनक्लियर है क्या होने जा रहा है। अभी जिस तरफ मामला चल रहा है उसमें देखा जाए तो बड़ा वाज़ेह तौर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने ये काम किया कि GDA से इत्तेहाद करके, बाकी लोगों से इत्तेहाद करके, अभी भी MQM उनके साथ खड़ी हुई है। कल जब इलेक्शन होगा, ये सारे जब जाएंगे वहाँ पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अब वो जो ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की कि जी मैं इन रोड यही कायम करूँ जाके पंजाब में और कुछ कर पाऊँ, वो कर नहीं पाए अभी तक। तो मेरा ख्याल है अब ये लड़ाई जाएगी, अब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा देखने वाली होगी। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज जरा समझाएं कि अगर वजीर आजम दावत दे रहे हैं MQM को कि आप इस्लामाबाद आए, मुलाकात होगी, वहां सामने बात नहीं हो सकती। पीर सदरुद्दीन राशदी से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं कि उधर भी मुलाकात होगी। अगर ये सारे लोग मिल जाते हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? वो तो पंजाब में जगह बनाने की बात कर रहे थे जरदारी साहब, यहाँ आए भी सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन सिंध भी जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सलमा, कराची हर एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी, माशी एतबार से भी लगभग आप समझिए 70-80 बिलियन की सिर्फ GDP कराची की है पूरे पाकिस्तान में, और कोई 21 या 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली के अंदर। तो आप समझिए कि तकरीबन 10% जो है पूरी नेशनल असेंबली का वो कराची से है। पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी जो अर्बन सिंध है, जो शहरी उसमें से तो तारीखी तौर पे वो सीटें इतनी नहीं लेती। उसका जो स्ट्रांग होल्ड रहा है वो दही सिंध में ही रहा है। और अभी जो मैं एजेंडा देख रहा था वजीर आजम साहब का, वो उन्होंने बिजनेसमैन से भी मिलना है, उन्होंने वो लैपटॉप का भी एक स्कीम वहाँ पे है, MQM से आपने कहा कि वो मिलना है, एक वाटर की स्कीम की इब्तदाई वो वहाँ पे भी तख्ती लगा रहे हैं, PMLN सिंध से भी मिल रहे हैं कि भी इलेक्शन आने वाले हैं। इतने बहुत सारे काम, तो मेरा ख्याल है काम तो कोई भी नहीं हो पाए।
सब अधूरा रह जाएगा और लोग इंतजार करते रहेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अनवर साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये जो हुकूमती इत्तेहाद था, क्या ये गैर फितरी था? क्योंकि हमेशा से दोनों जमातों के एजेंडे मुख्तलिफ रहे, दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ रहीं, लेकिन यहाँ पे मजबूरन एक दूसरे को बांध के रखा, एक दूसरे की गलतियां, कोताहियां, गलत बातें सब बर्दाश्त करते रहे। कारकुन आपस में बयान दे देते थे, दीगर लीडर्स बयान दे देते थे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी उसने इंटैक्ट रखा गवर्नमेंट को। लेकिन अब गवर्नमेंट जा रही है तो क्या ये सेपरेशन हमें नजर आएगी क्लियरली? दूसरा है कि कॉमन एनिमी पीटीआई रास्ते से हटता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना कि सलमा, जो सियासत है उसमें वक्त और फैसला बड़ा मैटर करता है। आप देखिए उस वक्त जब इसके पीटीआई के चेयरमैन को हटाना था तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई और उन्होंने एक पॉलिटिकल फैसला किया जो उनको सूट भी किया और इकट्ठे हुए। ये दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, इनके कारकुनान जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब उस वक्त वो फैसला दुरुस्त था, अब ये फैसला दुरुस्त है कि इन्होंने अलग अलग अपने अपने नज़रियात पर, अपने अपने मंशूर पर इंतखाबात लड़ने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड है कि हमने इंतखाबात के करीब जाकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देनी है, एक दूसरे अपने कारकुनों को चार्ज करना ना आपने, तो फिर आपको ये पॉलिटिकल जो आपने मनसूबाबंदी की है उस पर अमल दरामद करना होगा। अब उसका वो वक्त आ गया है। और दूसरी बात आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा देखे ना, अब इंतखाबात जब भी होंगे, इंतखाबात होने हैं, निगरान सेटअप ने आना है, तो आपको इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो जब इलेक्शन की तैयारी करनी होती है फिर बहुत सारे इत्तेहाद बनने के लिए राब्ते भी होते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। और प्राइम मिनिस्टर 8 अगस्त से पहले 100 से ज़्यादा जो है वो मनसूबे उनका इफ्तिताह भी करना चाहते हैं। ये चीज़ भी है, यानी 100 मंसूबों का इफ्तिताह हर सूरत 8 अगस्त उन्होंने को करना, रोज के 8-10 जी वो हो भी, और आप उनकी एक्टिविटी से आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए सियासत में फैसले मैटर करते हैं, वक्त मैटर करता है। अब शहबाज शरीफ के हाथ से भी कुछ चीज़ें सिरक रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के करीब आएंगे तो वो फैसले फिर यहाँ पर उनकी प्रेजेंस भी होगी। जब उनकी फिजिकल प्रेजेंस होगी फिर हालात बड़े डिफरेंट होंगे। अभी तो वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन जब वो आएंगे फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। फिर आप देखिएगा मरियम नवाज कितनी चार्ज होंगी और नवाज शरीफ का जो ग्रुप है विद इन मुस्लिम लीग नून वो कितना चार्ज होगा। अभी तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर ये हैं, उनके ग्रुप को उनके साथ चलना पड़ेगा। दुबई से वापस आ गए, दुबई से वापस आ गई तो मैं जलसे करती हुई भी नजर आएंगी। जुल्फकार साहब, हमने बहुत से इत्तेहाद बनते देखे, पीडीएम को मिला के अगर देखें तो तकरीबन 10 इत्तेहाद माजी में बन चुके हैं और अभी अगर आइंदा बनेगा तो ये 11वां इत्तेहाद होगा। इस 11वें इत्तेहाद में कितना दमखम होगा और क्या एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करेगी? देखिए सलमा, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं, पार्टियों के अंदर टूट फूट होती है, ये हर दफा हम देखते हैं और उसी तरह का अमल अब भी जारी है। सही। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि पूरे मुल्क के अंदर कोई एक जमात भी ऐसी नहीं है जो अपने आप को मुल्कगीर और कौमी जमात क्लेम कर सके, जो पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर मौजूद हो। यानी एक पार्टी थी जिसके ऊपर आजकल मुश्किल वक्त है। बाकी सारी पार्टीज को आप देख लें कि रीजनल पार्टीज बन गई हैं। नून लीग पंजाब तक महदूद हो गई है, पीपल्स पार्टी सिंध तक हो गई है, बाकी जो नए दड़े बन रहे हैं वो भी रीजनल हैं। तो एक ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स अपनी अपनी जगह पे मैटर करेंगे और जब इनको जो एजेंडा जिस अंदाज में दिया जाएगा उसी अंदाज में ऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात, सिंध के अंदर कौन आएगा, पंजाब के अंदर कौन रहेगा, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कितनी स्पेस मिलेगी, नून लीग सिंध में क्यों तंजीम साजी नहीं करती और वहां पे वो अपनी एक्टिविटी उस तरह क्यों नहीं बढ़ाती, ये तयशुदा फार्मूले हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में चीजें पहले भी तय थी कि वो विकेट आपकी है, ये हमारी है, आप हमें तंग नहीं करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। अभी भी ये सारी जो फ्रिक्शन चल रही है, जो ग्रुप बंदी हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही है, बेसिकली ये हिस्से तकसीम करने पे हो रही है कि सिंध आइंदा किसको मिलेगा। वहां पे पॉलिसी साज लोगों को रिजर्वेशन है कि 3-4 दफा पीपल्स पार्टी को सिंध रिपीट हो गया है और सिंध के अंदर से बहुत सारी चीजें खोखली हो गई हैं। ये मैं वो मुसद्दका बात आपको कह रहा हूं। तो शायद वहां पे एक रियलाइजेशन है कि वहां पे कुछ सोचा जाए, कुछ चेंज का सोचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेशर है कि वो बारी फिर उनको ही दी जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, बहुत सारी चीजें जो तय हैं पहले से। तो ये फोटो सेशन जो है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, इस फोटो सेशन की कोई अहमियत नहीं है। एहतशाम साहब,
زرداری صاحب کے بعد اب اگر ہم اقتدار کی منتقلی دیکھیں ود ان دا پارٹی تو ظاہر ہے ان کے بیٹے کو منتقل ہونا ہے. ابھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بلاول ہوگا, لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ, کوئی کہتا ہے شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے آئندہ, کوئی کہتا ہے نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. نواز شریف ابھی تک پاکستان میں نظر نہیں آ رہے, آئندہ وزیر اعظم ہوگا کون؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے میرا خیال ہے میں نہیں ایگری کرتا ذوالفقار کے ساتھ یہ کہہ کے کہ جی یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ریجنل پارٹی بنی ہے, علاقائی پارٹیاں نہیں ہیں بھائی. پی ایم ایل این پنجاب پورے 12 کروڑ صوبے کی پارٹی ہے, اٹک سے لے کے لاہور تک 144 ایم این ایس کی سیٹیں ہیں, اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ وہ جیتے ہیں. دونوں بھائی جناب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنتے ہیں, کبھی بھی ان کو سندھ سے اتنا ووٹ نہیں ملا, تھوڑا سا ووٹ کے پی سے ملتا ہے ان کو, خاص طور پہ آپ کے ہزارہ سائڈ سے. تو یہ نہ کہ انہیں ریجنل پارٹی نہیں ہے, بڑی پارٹی ہے. سندھ کی جہاں تک ہے, سندھ کی ٹھیک ہے, سندھ ایک بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ بھی ان کی پریزنس ہے, کوشش وہ بھی کر رہے ہیں آنے کے لیے کہ جی مائیں. بظاہر لگتا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان روڈ بنانا پنجاب میں ان کے لیے مشکل ہوگا. پنجاب میں اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے وہ پی ایم ایل این کو ڈنڈ ڈال سکتے ہیں. اب اگلا سوال ہے کہ جی الیکشن میں کیا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم آف کیمرہ جو بات کر رہے تھے, اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, کچھ لوگوں کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ خوش ہے ان سے, نواز شریف صاحب لڑائیاں کرتے ہیں, 6 دفعہ انہوں نے 6 بدلے اپنا آرمی چیف لگائے, آرمی چیف 6 اور 6 کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. میرا اپنا خیال ہے کہ پولیٹکس بھی ٹھیک ہے, کنسسٹنسی اپنی جگہ, لیکن سہولتوں کی ایک گیم ہوتی ہے, اس میں مفادات ہوتے ہیں, سیاسی بھی ہے, ذاتی بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں. اس وقت جو نظر آ رہا ہے مجھے ذاتی طور پہ کہ مقتدرہ جو اس انداز سے آپریٹ کر رہی ہے اور جس انداز سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے 180 ڈگری سے بھی بڑا ٹرن لے کے وہ بالکل اس طرف آ گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے تھے. اب دیکھیں وہ اب کہا جاتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, وہ نہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی پارٹی بن گئی. وہ نیریٹو چھین کے وہ لے گئے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مشکلات ہیں, اپنے مسائل ہیں ان کے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگلا پرائم منسٹر جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار بھی, اس کے بعد خواجہ آصف بھی, باقی لوگ بھی, کہ جی نواز شریف صاحب ہوں گے. مجھے لگتا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اگلے پرائم منسٹر ہوں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب کسی بھی پارٹی پہ ہم پہلے رلائے کرتے تھے یہ کہہ کے کہ جی 2 پارٹی سسٹم ہے, پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی. پی ٹی آئی آئی بڑی جگہ بنائی, لیکن اب اس میں سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی بن گئی, استحکام پاکستان پارٹی بھی بن گئی, اس میں الیکٹیبلز شامل ہیں بہت سارے. ایک تو یہ اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے کہ ان پارٹیز کے بننے سے کتنا نقصان پہنچا, جو 2 مین پارٹیز تھی پہلے سے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پلس قاسم کے ابا کے بارے میں آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ نااہلی کی طرف بھی جا سکتا ہے, اور آئندہ الیکشن میں کیا پی ٹی آئی مائنس بھی ہو سکتی ہے؟ جی اس کو پہلے لے لیتے ہیں. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس گیا تھا, اور میں نے جب کل شام کو احتشام صاحب نیا بینچ بنا ہے تو مجھے شک و شبہات شروع ہو گئے تھے, کیونکہ آج تک عمران صاحب کے, آج تک قاسم کے ابا صاحب کے جتنے بھی کیسز جاتے تھے وہ ایسا بینچ بنتا تھا جس کو آپ صحافی لوگ جو ہیں وہ ہم خیال فرینڈلی تھا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ بندیال صاحب نے قاسم کے ابا کا کیس اپنے بینچ میں نہیں لگایا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نہایت آنریبل اور مخالف گروپ کے ہیں جی, واضح طور پہ کہ قاضی صاحب فائز کے گروپ کے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا 7 اور 8 کی تقسیم بڑی واضح ہے ڈاکٹر صاحب. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی گروپ کا نہیں ہے. وہ آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے آج کر دیا, میرٹ پہ تھا, میرٹ پہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. اچھا اب ہو گیا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کیس چلائے گا آگے, اور ٹرائل کورٹ میں سلمہ آلریڈی گواہیاں ہو چکی ہوئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہفتے کا کھیل ہے. اب سپریم کورٹ آخری والا فیصلہ تھا, وہاں سے فیصلہ آ گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتے شاید حکومت کی کوشش ہو کہ اگست کی 8 سے پہلے ایسا فیصلہ آ جائے. 3 سے 4 ہفتے میں یہ غیر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. پھر وہ فیصلہ جائے گا اپیل پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل پہ آتے ہیں وہ 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آج آپ کا یہ جو پریڈکشن ہے نا, یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی اگر آئندہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ قاسم کے ابا کی نااہلی ممکن ہے, اور اگر ان کی نااہلی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی جو مین تھی وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ قاسم کے ابا کے نام سے ہی تھی, چیئرمین پی ٹی آئی کے نام سے ہی تھی. انور صاحب بیک ٹو سندھ میں جے یو آئی بھی کچھ نہ کچھ اپنے لوگ رکھتی ہے, فالوورز رکھتی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا بڑا ووٹ بینک ہے سندھ کے اندر. سندھ میں اگر یہ 2 پارٹیز کسی کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں تو کس سے کریں گی, یا کیا جماعت اسلامی آئندہ بھی سولو فلائٹ لے گی؟
जमात इस्लामी भी खुद से ही इलेक्शन लड़ेंगे और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ठीक। और जेयूआई की बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पर, उनका बड़ा वोट बैंक भी है और वो भी अपना जेयूआई खुद से सीट्स भी रही हैं इलेक्शन उनकी तो। सीट एडजस्टमेंट का शायद पीपल्स पार्टी के साथ शायद वाली बात है, कुछ नशिस्तों पर जो मुश्किल है हो जो हमेशा से होता है। उसके जरदारी साहब और मौलाना साहब अच्छे दोस्त भी हैं, तो नशिस्तों पर उनका हो, वो मेजर जो था कि शायद इत्तेहाद करेंगे, वो इस तरह नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट शायद हो, वो भी शायद वाली बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, देखिए आपको याद होगा हम कहा करते थे कि पार्टी बहन नहीं होगी और चेयरमैन पीटीआई नाअहल होंगे इन केसेस की वजह से, और इन केसेस को अगर स्पीडी ट्रायल किया, कोई एविडेंस हुए और इनका प्रोसिक्यूशन ठीक हुआ तो ये आगे बनकर अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ मैं उसी नहीं साहब मैं बताता हूं, नहीं फिर भी मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं उसी तरफ आ रहा था, आप जरा गेम को समझिए, सियासत हो क्या रही है। अब जब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो अगर लेट्स सपोज इम्कान जाहिर किया जाता है कि अगर वो नाहल भी होते हैं तो पार्टी तो मौजूद रहेगी। अब पार्टी को टेक केयर कौन करेगा? शाह मोहम्मद कुरैशी साहब नहीं करेंगे। उस पर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं अलमारूफ कासिम के अब्बा, वो उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते, पहली बात। अब आप देखिए सुन ले, नहीं सुन ले, हालात देखे क्या बनते जा रहे हैं, जरा सिचुएशन समझिए, सियासत समझिए। माइट भी मैं रॉन्ग हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ। अब रह गए पीछे आपके परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब की सुनने में आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त हो गया। अगर वो हो गए, वो खान साहब को डेफिनेटली खान साहब को क्या कहेंगे, डेफिनेटली खान साहब को क्या कहेंगे कि अगर आप अपना जरा खामोश रहिए और मैं एस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर करता हूँ। 5 साल के लेकर नहली भी होती है, जो कि आपके सामने मिसाल मौजूद है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की। फिर वो क्या करेंगे? देखिए वो उधर से चेयरमैन पीटीआई को कहेंगे कि मुझे सियासत करने दीजिए, फ्रंट पे मुझे आने दीजिए, मैं पार्टी को इंटैक्ट रखूंगा। उधर से वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो मुबैना एजेंडा होगा उसको लेकर आगे चलेंगे। ये भी सेट कर लेंगे। डिप्लोमेसी के लिए परवेज इलाही का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये बात तो यही हुआ कि हंग पार्लियामेंट, वो हंग पार्लियामेंट तो हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। हम पहले भी नहीं कहते हैं कि हंग पार्लियामेंट होगी, हंग पार्लियामेंट होगी। ये जो है ना विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक फार्मूले पर भी जुल्फिकार साहब का कमेंट। जुल्फिकार साहब, एक तो परवेज इलाही का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पीटीआई को इंटैक्ट रखने में अगर कासिम के अब्बा गिरफ्तार हो जाते हैं या ना अहल हो जाते हैं इन एनी केस, क्योंकि जाहिर है जो ड्यूरेशन होगा हाई कोर्ट में अपील तक का, उसमें किसी ना किसी को क़यादत संभालना होगी। प्लस सिंध की हद तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का स्टेक क्या है, और अगर पंजाब की हद तक देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का स्टेक क्या है? देखिए, जहां तक कासिम के अब्बा का ताल्लुक है, वो किसी पे डिपेंड करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसको समझने की जरूरत है कि वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब पिछले दिनों गए थे। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने जाके कहा कि जी मेरी बात हो गई है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, वक्ती तौर पे आप थोड़ा सा साइड लाइन हो जाएं। तो उन्होंने आगे से जो बातें सुनाई और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को वहां से उठा दिया और वो नाराज होकर चले गए और खुद नाराज होकर उठ के अपने कमरे में चले गए और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से नाराज हो गए। बाद में बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा सुलह हुई। वो ये बात सुनने को तैयार नहीं कि उनसे कोई बेहतर लीडर हो सकता है, कोई पैदा हुआ है, कोई पीटीआई को चला सकता है। वो समझते हैं कि मैं ही इस काबिल हूं, मैं ही चला सकता हूं। अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती तो ये हालत होती जिसको वो भुगत रहे हैं। तो आप ये मत समझें कि वो अपनी 27 साल की जो कमाई है वो किसी की झोली में डाल देंगे और खुद पीछे होके बैठ जाएंगे। वो रही सही जो पार्टी है उस सारी को तबाह कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से ये नहीं करेंगे। ये उनकी पर्सनैलिटी, क्रिकेट के दौर से ले लें, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वहां पे कितने लोग जो दोस्त थे उठा के उन्होंने बाहर फेंके, कितने सियासत के अंदर दोस्त थे जो उठा के बाहर फेंके, कितने वो लोग थे जिन्होंने अरबों रुपए लगाए, वो सारे के सारे लोग उठा के बाहर फेंके। तो इसलिए मसूफ की शख्सियत को, उनके तरजीहात को समझने की जरूरत है। और वैसे भी पार्टी जो है वो उनके नाम से ही है, और अगर वो माइनस होते हैं तो पीछे कोई चीज नहीं है। वो समझते हैं कि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से ये फैसला करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जबरदस्ती अगर किसी को आप टेक ओवर करवाते हैं तो उसकी हैसियत क्या होगी। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकली कोई और शख्स उनकी विल के बगैर सरवाइव कर सकेगा पार्टी में। यानी अगर पीटीआई को बाकी रहना है तो जिस कासिम के अब्बा चाहेंगे वही संभाल सकेगा पीटीआई को, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा पीटीआई का सर्वाइवल। लेकिन आज वजीर आजम चूंकि कराची में है, तो कराची में होने का मतलब ये नहीं है कि सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी सिर्फ कराची में है। पार्लियामेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो रही है, इस पे बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। आज की दूसरी अहम डेवलपमेंट ये थी कि इंतखाबी इस्लाहात बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। एहतशाम साहब, निगरान हुकूमत आलमी मुआहदे करने की मजाज होगी, क्यों? देखिए, पहली तो बात है कि ये इसको शॉर्टकट बिल का नाम दिया गया था। ये जो 2023 का इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात थी ना, जिसमें 57 तरमीम की सजेस्ट की गई थी और 2017 के एक्ट में 54 तरमीम की गई थी। अब सवाल यह है कि जी ये क्यों किया गया, सॉरी करके इनको क्यों वापस ले लिया गया? एक तो दबाव था बहुत ज़्यादा उनके पास आया। हुकूमत और पीडीएम के कुछ लोग चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को डॉक्टर साहब के मालियाती इख्तियारात दिए जाएं, निगरान प्राइम मिनिस्टर को। अब ने देखा जब बहुत सवालात उठे तो तारक आजम साहब, हमारे जो हैं आजम तारड़ साहब वज़ीर कानून, उन्होंने झुंझला के कहा भी आप क्या चाहते हैं कि 3 माह के लिए रियासत का निज़ाम बंद कर दिया जाए? उनका ख्याल था कि उनको इख्तियारात देने चाहिए, होना चाहिए। देखिए वो तो नहीं हुआ। उसी की बुनियाद पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये 3 माह नहीं 3 साल के लिए सेटअप होगा। बातें लोगों ने शुरू कर दी थी। मालियाती इख्तियारात दिए लेकिन उस तरह नहीं दिए ना कि आप बड़े बड़े फैसले करें। हाँ, पाबंद जरूर कर दिया है कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होगी आप उसमें कमिटमेंट पर आप रहेंगे, लेकिन जिस तरह कहा गया था कि जी जब चाहें जितना पैसा खर्च करें जो कर लें, वो नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि कुछ हवालों से तो अच्छा हुआ। देखिए आमतौर पे होता है कि कोई बिल पहला कौमी असम्बली में आप पेश करते हैं, फिर सेनेट में होता है। आपने धर्म से कहा जी जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, 1 2 3 करके कल नहीं हुआ। आज उनको टफ टाइम दिया गया, थोड़ी देर के लिए पार्लिमानी कमेटी में गया मामला, उन्होंने कहा जी ये तरमीम कर। देखिए डॉक्टर साहब, असल बात यह है अनवर रजा के सारी एक्सरसाइज का मकसद अगर फेयर फ्री इलेक्शन कराना है तब तो बात है। फेयर फ्री इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे जिस तरह से उनकी तरमीम रिजेक्ट कर देंगे जो अपोजिशन के लोग हैं, कोई उनकी बात नहीं मानेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक ओनस जो होगा केयर टेकर पे, वो कैसे इंश्योर करेंगे लोग फिर मुख्तदार की तरफ अभी देख तक एतराजात मौजूद है। बहरहाल डॉक्टर साहब, एक बात तो ये कि मालियाती इख्तियारात निगरान वज़ीर आज़म देने का मकसद क्या है, ये इख्तियारात होते हैं मुंतखब वज़ीर आज़म के। दूसरी बात ये कि ईवीएम को निगलेक्ट किया गया कि हम ईवीएम की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीकाकार शामिल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखिए, निगरान हुकूमत जो अब आने वाली है ये पुरानी निगरान हुकूमतों से बड़ी मुख्तलिफ होगी, और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़े माशी फैसले, IMF का प्रोग्राम अभी हमने साइन किया है, वो सारे के सारे उनके ऊपर जो अमल दरामद होना है वो इसी निगरान हुकूमत के दौरान होना है। नवंबर में हमारा अगला IMF का जो है वो रिव्यू आ रहा है। दूसरा, सियासी एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कासिम के अब्बा साहब के जितने भी फैसले होने हैं वो शायद अगले 2-3 महीनों में ही होने, जितने केसेस चल रहे हैं, तो सियासी एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। एक तीसरा नुक्ता मेरे जहन में यह आता है कि क्या 90 दिन रहना है या उससे ज्यादा रहना है इस निगरान हुकूमत में। तो 3 तकाजों से ये बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है, जो पहले निगरान हुकूमतें ऐसा नहीं होता था। जो आपने पहले ईवीएम और इंटरनेट आपने उससे पहले आपने जिक्र कर रहे थे जो तरमीम आ रही हैं, जो तरमीम पास। अच्छा एहतशाम साहब, एक इन्होंने तरमीम पास किया कि 40 लाख नेशनल असेंबली में, तो पहले भी थी, अब आप 1 करोड़ पे चले जाएंगे। अच्छा मुझे ज़हन में ये आ रहा था कि अगर 1 करोड़ की लिमिट है तो फिर वो 70 करोड़ रुपया फी MNA को क्यों दिया जा रहा है जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से दिया जा रहा है। अच्छा 2 लाख रुपए जुर्माना अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी सियासी जमातें अंदरूनी तौर पे चाहती हैं कि हम जमहूरियत ना करें और बैरूनी तौर पे चाहती हैं कि जमहूरियत हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इख्तलाफात हैं। अनवर साहब, जो चेंजेस आई हैं, एक तो उसमें ये भी शिक शामिल है, वैसे इस पर भी जरूर तबसरा कीजिएगा कि कैंडिडेट जो मर्जी अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो ऐसा अकाउंट भी हो सकता है जो FPR में रजिस्टर्ड ना हो, जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। इन अदर वर्ड्स धांधली हुई। दूसरी बात ये कि जितनी भी तरमीम है उसका फायदा किस सूबे में किसको हो रहा है? क्या पंजाब में धांधली के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है? देखिए सलमा, पहले तो मैं चाहूँगा, आपको याद होगा हम कहते थे कि अदालती जो रवैया उसको देखकर इंतखाबात होंगे 3 माह में, जब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको याद होगा अब जो आज कासिम के अब्बा का वो तोशाखाना में ट्रायल रोकने की जो अपील मुस्तरद हुई है, एप्लीकेशन जो थी, उससे आपको अदालत का मूड भी कुछ नजर आ रहा होगा। तो इंसाफ के तकाजे अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। और जो आपने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, उसका फायदा देखिए, ये जो तरमीम है ना, जो पार्टी उस वक्त बरसरे इक़्तिदार होती है और जो शामिल साथ जमातें होती हैं, वो अपना खुद को जो सूट कर रही होती है ना चीज़ें, वो इस तरह की तरमीम करते हैं। असल बात फिर वहीं पे है कि क्या इंतखाबात इन तरमीम के बाद भी साफ शफाफ होंगे, और अगर होंगे तो क्या उसके रिजल्ट्स को तस्लीम कर लिया जाएगा। देखिए ये बड़े सोचने वाली बात है। जो निगरान सेटअप आएगा उसने मालियाती एग्रीमेंट्स भी करने हैं, और जो एग्रीमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं हमने IMF के साथ, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, और उन्होंने आइंदा किस्त भी लेनी है। दूसरा, आपने फिर जो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं एक चेयरमैन PTI के खिलाफ, उन केसेस को हतमी
मंतकी अंजाम तक भी पहुंचना है, अदालतों का किरदार भी, और उसमें डेफिनेटली आपकी जो निगरान हुकूमत होगा उसका किरदार भी होगा। और फिर ठीक सबसे बड़ी बात, कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, उनको इंतखाबात करवाने के हवाले से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको सूट करते हैं इंतखाबात, जिनको नहीं करते, उनका फैसला भी बड़ा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं, इनको देखकर पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं नवाज शरीफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान, इन्होंने फैसले करने हैं अपने आइंदा मुस्तकबिल को देख। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको देखना होगा। जुल्फिकार साहब, मुबस्सिरीन इस बार नहीं आएंगे इलेक्शन देखने के लिए। पाकिस्तान के सहाफती हलकों में बहुत से सवाल उठ रहे हैं जो हमारे मोहतरम साथियों ने भी सामने रखे आपके। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहां पे क्या गॉसिप चल रही है पाकिस्तान में आइंदा होने वाले इलेक्शन के लिए, वो भी आपके सामने है। मर्दमशुमारी के नताइज नोटिफाई नहीं हो रहे। इन तमाम हालात को देखते हुए क्या आइंदा इलेक्शन को तस्लीम किया जाएगा अवामी सतह पर या सियासी सतह पर? देखिए, रजीम चेंज के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके साथ है। आपको नजर आ गई होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, लेकिन कोई बाहर से जिस तरह का प्रेशर आता था उस तरह का प्रेशर नहीं आया। इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुबस्सिरीन ने पहले ही कहा कि जी हम तो नहीं आएंगे, और वहां पे जो अदारे हमेशा से पहले से तैयारी करके लिस्टें भेजना शुरू हो जाते हैं वो अभी से कह रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन होता है, वो ये होता है कि 10, 15, 20% लोग होते हैं जो ये परसेप्शन को देख के वो फैसले करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करेगी, मौजूदा सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है, फील्डिंग किसने लगाई है, थाना कचहरी में कौन कामयाब है। तो वो मौजूदा जो रजीम है वो सारी फील्डिंग लगा चुके हैं। तो ये पॉलिटिकली तो पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है। ये जो लेजिस्लेशन भी सारी हो रही है, ये कोई डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए या इस मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए नहीं हो रही। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे अपोजिशन को इतराज है, और अपोजिशन लीडर कह चुके हैं, कल की अभी उनकी स्टेटमेंट है कि मेरी तरफ से बेशक 10 साल इलेक्शन ना हो, यानी वो फरमाते हैं कि 10 साल इलेक्शन ना हो, कोई मसला ही नहीं। और वो कहते हैं कि जी मैं 3 नाम भेज दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और उसका फैसला हो जाएगा। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये सवाल तो डिस्कस होता रहेगा, लेकिन हमारे जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा सियासतदान हैं, वो अब भी शाकी हैं इस बात पे कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। डिस्कशन ये हो रही है कि अगर नॉन पॉलिटिकल होगा तो फिर मामला बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी, लिहाजा पॉलिटिकल होना चाहिए। यानी खदशात अब भी इसके बावजूद मौजूद है कि खदशात खत्म नहीं हुए और इन हालात में हम इलेक्शन के लिए भी जा रहे हैं, ये एक बड़ा खदशात अब भी मौजूद है। ठीक है, जुल्फिकार साहब का भी पॉइंट आ गया। अब तमाम तजियाकारों से गुजारिश है कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट है उसके लिए हमारे पास 1-1 मिनट मौजूद है। एहतिशाम साहब, बिजली का बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 43 पैसे पे पहुंच गया है। सैलाब में आधा मुल्क डूबा हुआ है और आधे में आने वाला है, क्या करेंगे आप? देखिए, स्लैब्स को अगर देखें तो 50% से ज्यादा है, और कहते हैं अक्टूबर के बाद ये साथ खुदा ना खास्ता 80% तक चला जाएगा, तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। देखिए, इन हालात में जो काम करने वाला है, डॉक्टर साहब आप भी बात करते थे, पहले 15 महीने में कितना नुकसान हुआ है जी? 500 अरब रुपए की बिजली की चोरी हुई है जी 15 माह में। कोई पूछने वाला नहीं। 500 कितनी शिकायतें आई हैं जी? 55,000 शिकायतें आई हैं, और लोग जो गिरफ्तार हुए सिर्फ 528 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब देखें कि एक तरफ बिजली का पहाड़ किधर चला गया। आप देख लें, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% हो चुका है। गुर्बत आप देख लें, निजी सतह पे लोग जो है आधे से ज़्यादा आबादी जो है ना उधर चली गई है। इंटरेस्ट रेट 23% हो गए हैं। तो आम आदमी को तो मुझे लगता है कि बहुत एक ऐसी मुश्किल में लेके जा रहे हैं। आम आदमी तो खत्म हो गया जी, मिडिल क्लास भी खत्म हो रही है, लोअर मिडिल क्लास भी खत्म हो गई। आम आदमी को सिर्फ 1 मिनट देना चाहते हैं। जी हाँ, ये वही बदकिस्मती है। जी हाँ, ये हमारा ख्याल है। लेकिन ये 1-1 मिनट कलेक्टिवली 5 मिनट तक फिर भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, डू वी हैव एनी प्लान फ्लड इफेक्टीज के लिए, बिजली की कीमत से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं या ओवरऑल महंगाई? देखिए, बिजली का आई थिंक ये पहले भी बात हुई थी। मैं आपको, आपने जो कलेक्टिव फिगर दे दी, मैं आपको पर यूनिट बताता हूँ कि चोरी का क्या हिसाब बनता है। आपने कहा कि 40-45 रुपए का 1 यूनिट पड़ेगा। 40-45 में से जो एनर्जी कॉस्ट आती है एहतिशाम साहब, वो 6.5 रुपए की है। 6.5 रुपए फी यूनिट की एनर्जी की कॉस्ट है। इसके अंदर 14 रुपए जमा करते हैं कैपेसिटी की जो पेमेंट हमने करनी है, और 22 से 23 रुपए जमा होता है जो चोरी की आप डिस्ट्रीब्यूशन की लॉस की बात। फिर बनता है ये 45 रुपए आपको 1 यूनिट। आप सोचिए ये कहाँ कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान दुनिया से बिल्कुल कहीं अलग हो चुका है। ठीक है, बांग्लादेश में 9% है, इंडिया में 5% है, हमारे यहाँ 30 क्यों है?
कोयले की कीमत पिछले कुछ हफ्तों के अंदर एहतशाम साहब गौर करें $450 फी टन से $130 फी टन है। तो आपने ₹7.5 बिजली का रेट क्यों बढ़ाया? आपके पास बिजली के पावर प्लांट तो लगे हुए हैं। तो हम किसी और डगर पे निकले हुए हैं। बाकी सारी दुनिया, आपको याद है पीटीआई के दौरान वो कहा करते थे कि सारी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ भी महंगाई है। अब मामला बड़ा अब महंगाई से बात आगे निकल चुकी है। अनवर साहब, महंगाई, बेरोजगारी, बेशुमार चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है। इस सब में वजीर आजम तख्तियों पे तख्तियां लगा रहे हैं। हम तरक्की कर रहे हैं या पत्थर के जमाने में जा रहे हैं? देखिए, ये इस प्राइम मिनिस्टर से पहले और जब ये सबका कसूर है। और अब मैं सोच रहा था कि अब चोरी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, अगर आप बिजली और आप गैस तरगीब दे रहे हैं चोरी? जी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हालात आपको रास्ता सर, ये रास्ता नहीं, ये बिल्कुल एक हकीकत है। आप इससे आंखें बंद करें। मुझे ये बताइए, जब आप अपनी बिजली और गैस का बिल नहीं दे सकते, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, तो आप क्या करेंगे? भूखा मरता देख सकेंगे? आप फिर डेफिनेटली चोरी करेंगे, ला कानूनियत की तरफ जाएंगे। आपको कोई कानून याद नहीं रहेगा। ये हकीकत है, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे। देखें, आम आदमी की हम बात करते हैं, गरीब तो मर गया बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जो शख्स एक पंखा या एक बल्ब इस्तेमाल करता है, उसको भी 8 से 9 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है, वो बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? उनको पढ़ाना तो दूर की बात, खिलाएगा कहाँ से? मुझे बताएं, फिर लॉलेसनेस नहीं होगी इस मुल्क में, ला कानूनियत नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, डाके नहीं पड़े। आप मैं आपका गला नहीं, यानी हालात इतने खराब हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल है। जुल्फिकार साहब, जमहूरी अमल मुकम्मल होने की हम बात कर रहे हैं, आइंदा इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जमहूर का क्या मुस्तकबिल है यहाँ पे? देखिए, हर चीज को आप आईएमएफ के ऊपर थोप देते हैं कि उनकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, उनकी वजह से गैस महंगी हो रही है। लेकिन मुझे बताएं कि किस में आईएमएफ ने कहा ये लिखा है कि आपने सरकारी अफसरों को गाड़ियां भी देनी है, आपने याशी भी नहीं छोड़नी, आपने गैस चोरी भी करनी है, आपने बिजली चोरी रोकनी भी नहीं। ये कहाँ पे किसी, जब भी वो प्रोग्राम देते हैं उसमें कोई ऐसा नोट नहीं होता नीचे कि ये सारी करप्शन आपने करनी है और तमाम 2 नंबरियां करनी है। मुसीबत यह है कि आप पैसे वहां से लेते हैं और वहां से पैसे लेके आप बांट देते हैं। अब देखें, अब जब एमएनएस को आप डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप बिजली, अभी मेरे दोस्त दोनों फिगर्स बता रहे थे, गैस चोरी को नहीं रोकेंगे, बिजली चोरी को नहीं रोकेंगे, लीकेजेस को नहीं रोकेंगे, तो ये सारी चीजें ठीक कैसे होंगी? जहां तक जमहूर की बात है, नेहरू साहब ने कहा था कि 3 चीजें अगर अवाम से वो भी छीन ली जाए तो उसके बाद अल्लाह ही हाफिज है। उन्होंने कहा जी, एक तो इनकी सस्ती तफरी होती है सिनेमा, वो बंद नहीं होना चाहिए, टिकट उसका बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। दूसरी, गरीब की सवारी है साइकिल, उन्होंने कहा जी वो इनको मिलनी चाहिए। रोटी, उन्होंने कहा अगर रोटी महंगी होगी तो साइकिल और रोटी मिलती रहेगी तो आदमी खुशहाल रहेगा। ये आज की डिस्कशन का निचोड़ था। बहरहाल हमें अवाम को फैसिलिटेट करना है हर हद तक। उम्मीद है आपको पब्लिक ओपिनियन पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए।